अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये उसका नाम है। तो ये किन को डील करेगा? टैक्सेस ऑन इनकम। इसका मतलब इनकम टैक्स की बात कर रहा है ये। और इनकम टैक्स के बारे में क्या बात करेगा? उसकी अकाउंटिंग के बारे में बात करेगा कि इसकी अकाउंटिंग क्या है। जिसके अंदर ये किन चीजों की अकाउंटिंग डिस्कस करेगा? ये दो चीजों की अकाउंटिंग डिस्कस करेगा कि करंट टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है और डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। करंट टैक्स को आप पुराने जमाने में प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोलते थे। तो करंट टैक्स की अगर मैं अकाउंटिंग पूछूं तो इसकी जर्नल एंट्री जो आपका स्टैंडर्ड बताता है वो क्या कहता है? वो कह रहा है हम अपना करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। कहां डेबिट कर देंगे? करंट टैक्स का एक्सपेंस हम कहां डेबिट कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, ठीक है। और इसकी एक प्रोविजन बना देंगे। प्रोविजन का नाम होगा प्रोविजन फॉर करंट टैक्स। इसका पुराना नाम क्या था? प्रोविजन फॉर करंट टैक्स को पुराने जमाने में क्या बोलते थे? प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। अभी भी आप प्रोविजन फॉर टैक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअल नाम है प्रोविजन फॉर करंट टैक्स। प्रोविजन फॉर करंट टैक्स बैलेंस शीट में कहां जाएगी? फटाफट से बताओ। ये बैलेंस शीट शेड्यूल 3 में जो बनाते थे उसमें ये कहां जाएगी? उसमें ये करंट लायबिलिटीज में जाएगी और उसमें भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाएगी। और जो ये करंट टैक्स एक्सपेंस है ये कहां जाएगा? ये P&L में जाएगा और शेड्यूल 3 में जाएगा। और ये किस जगह पर जाएगा? ये टैक्स एक्सपेंस के नाम से जाएगा। और आपको वो जगह मालूम है कि हम टैक्स प्रोविजन टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, उसके बाद ये माइनस होकर दिखाया जाएगा। इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? इसका अमाउंट जो कैलकुलेट होगा, इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट इसका कैलकुलेट किया जाएगा बेस्ड ऑन योर टैक्स क्लासेस। ओ, इसका मतलब जो आपने टैक्स में पढ़ा हुआ है ना, उसका अमाउंट निकाला जाएगा। वैसे मुझे बताइए कि आप ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टेप 1 पर आप क्या बनाते हैं? कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम। और स्टेप 2 पर आप क्या करते हैं? कैलकुलेट टैक्स ऑन इट्स। तो आप इनकम को कंप्यूट करेंगे और उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। क्या इसके लिए आपको इनकम टैक्स निकालना आना जरूरी है? क्योंकि तभी तो आप ये अमाउंट निकाल पाएंगे, तभी आप अपने पास ये एंट्री शो कर पाएंगे। तो करंट टैक्स का तो ये ट्रीटमेंट होता है। ओके, अब मैंने कहा जी इसके अलावा एक डेफर्ड टैक्स के बारे में भी बात आती है कि डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो हमने कहा इसके बारे में भी बात करते हैं कि डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। डेफर्ड टैक्स के लिए हम बेसिकली कहां से चलते हैं? सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है? हम कहते हैं, देखो मैं हिंदी में लिखना नहीं चाह रहा, चेक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? मुझे फटाफट से बताओ। अच्छा, अभी ने कहा है क्या इसमें सेस भी लगाएंगे? हमारी क्लास में सेस वैस नहीं होगा, यह होगा एज पर क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही है, अपनी मर्जी से सेस नहीं लगेगा। ओके, अच्छा। तो मैंने कहा सबसे पहले हमें अपने पास कंप्यूटेशन को क्या करना है? चेक मतलब क्या? देखो ये कहां बनाई हुई है आपने? फटाफट से बताओ, ये कहां बनाई हुई है आपने? यहां बनाई हुई है, उसे देखो, ठीक है। देखते मत रहो। स्टेप 2 पर आओ। उसमें चेक करो कि अलाउंसेस, डिस अलाउंसेस और एनी अदर आइटम्स दिखाई देंगी जिनके बारे में फॉर विच
स्टडी इट्स फ्यूचर इफेक्ट्स। तो जो भी कंप्यूटेशन में दिख रहा है आप उससे क्या देखो कि इसका फ्यूचर में क्या होगा। सवाल पूछो इसका, तेरा क्या होगा कालिया, इसका क्या होगा फ्यूचर में। यानी हम उसको फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। मुझे यह बताइए जब आप इसके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो पहला पॉइंट क्या निकल कर आएगा? नथिंग विल हैपन, यानी उसका कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे बताइए अगर फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा तो ऐसी आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड परमानेंट डिफरेंसेस। क्या इनके ऊपर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा? क्या इनके ऊपर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा? द आंसर इज नो। डू नॉट कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स ऑन इट। अच्छा, दूसरा चीज क्या हो सकती है? समथिंग विल हैपन। इन फ्यूचर। तो मुझे बताइए क्या हो सकता है फ्यूचर में? क्या फ्यूचर में आपको अलाउंस मिल सकता है? अलाउंस मिलने का क्या मतलब है? दैट इज यू विल गेट टैक्स एडवांटेज इन फ्यूचर। आपको उसका टैक्स एडवांटेज मिलेगा। तो मुझे बताओ फिर हमारे पास ये क्या है? अच्छा, जिसका फ्यूचर में कुछ होता है उनको बोलते क्या हैं? जिनका फ्यूचर में कुछ होता है दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। दीज आर कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। क्या इनके ऊपर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा? द आंसर इज यस। कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स ऑन इट। उस पर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा। अच्छा, अगर मान लो इस पर अलाउंस मिलेगा, यू विल गेट टैक्स एडवांटेज, तो ये क्या होगा? इट विल गिव यू डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इससे क्या बनेगा? आपका डीटीए बनेगा। और अगर मैंने आपसे कहा कि इसका डिसअलाउंस मिलेगा, यानी कि दैट इज टैक्स विल इंक्रीज इन फ्यूचर। तो मुझे फटाफट से बताओ अब हम इसे क्या कह देंगे? भाई इसकी वजह से टैक्स बढ़ेगा तो हम उसे बोलेंगे डीटी लायबिलिटी। मैंने आपसे कहा डीटी लायबिलिटी के लिए आपको एक जनरल एंट्री डालनी पड़ेगी। लायबिलिटी बनानी है तो क्या एंट्री डलेगी? फटाफट से बताओ। लायबिलिटी बनानी है तो क्या एंट्री डालनी पड़ेगी? तो उसके लिए आपको अपने पास P&L अकाउंट डेबिट्स टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये एंट्री डालनी पड़ेगी। जब मैं इसे P&L में लिखूंगा तो क्या ये मेरे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के नाम से आएगा? इन टैक्स एक्सपेंस। जहां पर करंट टैक्स आता था उसी के साथ आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ P&L डेबिट करोगे तो उसके खर्चे को हम बढ़ाएंगे, और अगर मान लो ये P&L क्रेडिट होगा तो खर्चे को घटाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन ये। DTL अभी बाद में बैलेंस शीट में डालेंगे। अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है तो आप अपने पास एसेट को ना बनाएं। क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए? पहले चेक करोगे प्रूडेंस लिमिट्स। क्या चेक करोगे? प्रूडेंस लिमिट्स, कि भाई प्रूडेंस होनी चाहिए। प्रूडेंस का मतलब क्या है? वैसे ये बताओ टैक्स की एडवांटेज फ्यूचर में कब होगी? इफ यू विल अर्न फ्यूचर इनकम। मुझे ये बताओ टैक्स का फायदा तभी तो होगा ना कि तुम फ्यूचर में कुछ कमा रहे हो और आपको टैक्स छोड़ दिया जाएगा। अगर कुछ कमा ही नहीं रहे हो तो क्या बचेगा उसमें? फटाफट से बताओ। इसका मतलब अगर मान लीजिए
मैं अपने पास कोई एसेट का एडवांटेज लेना चाहता हूं, मैं अपना टैक्स कम कराना चाहता हूं, तो टैक्स बनना तो चाहिए ना अगली बार। बोलो ना हां। अगर टैक्स बनेगा तो मैं बचाऊंगा। टैक्स बन ही नहीं रहा तो तुम कहो नहीं मैं बचा लूंगा। अरे तुम्हारा टैक्स ही 0 है, तुम कह रहे मैं बचा लूंगा। क्या बचा लोगे उसके अंदर? यूर अंडरस्टैंडिंग। इसे बोलते हैं प्रूडेंस। यू विल अर्न फ्यूचर इनकम। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास क्या होगा कि आपको लगता है कि प्रूडेंस इज ओके, तो अगर मान लो प्रूडेंस इज ओके, तो क्या आप डीटीए बना सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या आप डीटीए बना सकते हैं? द आंसर इज यस। अब आप अपने पास एंट्री डालेंगे। मुझे बताओ क्या एंट्री डालेंगे? डीटीए अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। एंट्री क्या बनेगी? डीटीए अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। मुझे ये बताओ पी एंड एल जो है ये कहां चला जाएगा? क्या ये पी एंड एल हमारा टैक्स एक्सपेंस में ही चला जाएगा? द आंसर इज यस। मुझे ये बताओ क्या डीटीए एंड डीटीएल को सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या डीटीए और डीटीएल को सेट ऑफ कर सकते हैं इन बैलेंस शीट्स? बैलेंस शीट में क्या हम इनको सेट ऑफ कर सकते हैं? वो देना, कुर्सी देना। द आंसर इज यस, सेट ऑफ इज अलाउड। अलाउड इफ, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या? इट इज लीगली अलाउड एंड दूसरा बोथ आर अंडर सेम गवर्निंग लॉ। दोनों पर एक ही लॉ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात सुनना, क्या मेरी इनकम इंडिया में हो रही है, हो सकता है मेरी इनकम किसी और देश में भी होती हो? फटाफट से बताइए। क्या मेरी इनकम इंडिया में हो रही है, क्या विदेश में भी हो सकती है? द आंसर इज यस। क्या विदेश की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है? जो मैं विदेश में कमा रहा हूं, क्या वो टैक्सेबल है? द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन दी रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन सा सेक्शन था उसका? सेक्शन 6। ओ माय गॉड, याद है आपको? उसके हिसाब से आप अपना टैक्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो मान लो आप रेजिडेंट हैं, वो भी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं, तो क्या विदेशों की इनकम भी आप पर टैक्स लगेगी? फटाफट से बताओ। वो भी टैक्स लगेगी। अच्छा, ये बताओ क्या विदेशों के अंदर भी आपको उसका टैक्स लगेगा? फटाफट से बताओ, क्या विदेशों में भी उसका टैक्स लगेगा? विदेशों में भी टैक्स लगेगा। अच्छा, ये बताओ क्या इंडिया कोई चीज अलाउ डिसअलाउ कर रहा है? हो सकता है विदेशी लोग भी कुछ अलाउ डिसअलाउ कर रहे हो, क्योंकि वो अपनी कंपटीशन बना रहे होंगे। तो क्या विदेशी लोग भी कुछ हो सकता है आपको अलाउ और डिसअलाउ करेंगे? द आंसर इज यस। अगर मान लीजिए मेरे पास अलाउ और डिसअलाउ विदेशी लोग भी करेंगे, तो अगर मुझे टैक्स का एडवांटेज फ्यूचर में विदेश से मिलने वाला है, तो वो इंडिया इनकम टैक्स एक्ट है कि विदेशी इनकम टैक्स एक्ट है? वो तो विदेशी इनकम टैक्स एक्ट है। भाई आपकी इनकम अमेरिका में भी हो रही है, तो जो आपको टैक्स की रियायतें भविष्य में अमेरिका देगा, वो तो अमेरिका देगा ना, इंडिया थोड़ा ना दे रहा है। इंडिया अपनी रियायतें देगा। अच्छा, इंडिया में रियायतें कौन सा कानून आइडेंटिफाई करता है कि फ्यूचर में तुम्हें टैक्स एडवांटेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कौन कहता है? ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी कौन सी रियायतें मिलेंगी और कौन सी नहीं मिलेंगी, उनका एक आईआरएस कोड है। ठीक है, उनका एक कोड है जिसको आईआरएस बोलते हैं। तो उनका इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज उनका नाम है, तो उसका एक कोड बना रखा है, उनके हिसाब से होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक टैक्स एडवांटेज इंडिया देने वाला हो और एक टैक्स एडवांटेज मुझे अमेरिका देने वाला हो, तो दोनों के दोनों डेफर्ड टैक्स में रिजल्ट होंगे, लेकिन एक एज पर इंडियन लॉ बन रहा होगा, एक एज पर अमेरिकन लॉ बन रहा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहले तो अपने बात को समझें, क्या हमारे देश में उसी व्यक्ति पर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर, इंडिया भी अपना डेफर्ड टैक्स बनवाएगा और अमेरिका भी बनवा लेगा? द आंसर इज यस।
अब इमेजिन करें कि मेरे पास एक में डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है, एक में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है। क्या आप इनको सेटअप कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। क्या ये सेटअप कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि सेटअप करने के लिए दोनों का लॉ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं एक साधारण व्यक्ति की बात करूं, मैं अपनी बात करता हूं देसी आदमी की, मेरे पे टैक्स लगना खाली इंडिया का। सारे बच्चे मुझे बताओ, मैंने इंडिया का ही डेफर्ड टैक्स एसेट बना दिया, इंडिया का ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना दिया, क्या सेटअप हो सकता है? द आंसर इज यस। एक और बात भी लिखी हुई है, इट इज लीगली अलाउड। ये लीगली अलाउड होना चाहिए। क्या आपको मालूम है इसके अंदर कोई अमेंडमेंट आई थी भी दो तीन साल पहले, जिसके अंदर सरकार ने कहा हम अपने पास एक वर्ष को दूसरे वर्ष से एडजस्टमेंट अलाउ कर देते हैं। कौन सा सेक्शन है इसका? सेक्शन है इसका 2, 4, 5, 245। इस सेक्शन के अंदर हम क्या कर देते हैं? टैक्स को, वो सरकार कहती है हम उसको सेटअप करना अलाउ कर देते हैं। तो मुझे बताओ, क्या इंडिया में सेटअप अलाउड है? क्या इंडिया में लीगली अलाउड है? द आंसर इज यस। नंबर 2, अगर मान लो इंडिया के लॉ में ही डीटीए बना है, इंडिया के लॉ में ही डीटीएल बना है, तो क्या दोनों को सेटअप कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर मान लो एक पाकिस्तान के एक्ट में बना है, एक इंडिया के एक्ट में बना है, तो सेटअप कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ओके, बट एनीवे, अगर मैं कहूं मोस्ट ऑफ द केसेस में सेटअप अलाउड है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पाकिस्तान और अमेरिका की इनकम नहीं होती, क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेटअप अलाउड है? द आंसर इज यस। तो आप इन दोनों को सेटअप करके बैलेंस शीट में शो कर देंगे। अच्छा, अगर प्रूडेंस इज नॉट ओके, तो क्या आप डीटीए बनाएंगे? डू नॉट क्रिएट डीटीए। फिर आपको इसका डीटीए बनाने की आवश्यकता नहीं है, भूल जाओ, मौज करो। ठीक है सर आपने इतनी सब बातें तो बताई, लेकिन यह तो बताया नहीं कि डेफर्ड टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? आप उस आइटम को लिखते हो, उसको आप डिस्क्राइब करते हो कि वो कौन सी आइटम है, फिर आप उसका इफेक्ट बताते हो कि इससे आपको क्या होने वाला है, फिर आप उसमें रेट ऑफ टैक्स लगाते हो, और फिर आप उसका अमाउंट कैलकुलेट करते हो। मुझे फटाफट से बताना, रेट ऑफ टैक्स कौन सा निकाला जाएगा, यूज किया जाएगा? बाकी तो सब छोटी छोटी आइटम है। जैसे आप बोलेंगे कि सर हमारे पास आइटम है डिसअलाउंस अंडर 43B। ये क्या होता है डिसअलाउंस अंडर 43B? फटाफट से बताओ, डिसअलाउंस अंडर 43B का क्या मतलब हो गया? कि भाई इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं हम आपको पेमेंट बेस पर अलाउ करेंगे, तो यहां पर जैसे लिखो बोनस टू एम्प्लॉइज। ओके, तो क्या आपने एक्सप्लेन कर डाला? फिर उसका इफेक्ट बताओ, इससे क्या होगा? इससे क्रिएट होगा डीटीए। और अगर मैं रेट ऑफ टैक्स कह दूं 30%, तो इसके ऊपर आप ना यहां पर अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे कि जिसका जो टाइमिंग डिफरेंस है। तो मुझे बताओ, टाइमिंग डिफरेंस अगर 10,000 है, तो 3,000 रुपए से क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। हां, समझ में आ गई मितांशी? तो हम इस तरह से करते हैं। एक बच्चे ने कहा है कि सर अमेरिका और इंडिया का संधि हो रखी है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की। बिल्कुल ठीक कहा, वो संधि हो रखी है, बट उस संधि का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। वो संधि तो एक अलग मुद्दा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि इंडिया में भी उसको टैक्स लग रहा है और वहां पर भी टैक्स लग रहा है, तो ऐसा ना हो। अच्छा, आपको यह लग रहा होगा कि फिर एक देश टैक्स लगाएगा दूसरा नहीं लगाएगा, तो आप गलत कह रहे हैं। दोनों देश अपना अपना टैक्स लगाएंगे, लेकिन एक देश में दिया गया टैक्स दूसरा उसका क्रेडिट ले लेगा। क्रेडिट का मतलब यह होता है कि आपको वहां टैक्स जमा नहीं कराना, लेकिन रिटर्न तब भी भरेगी, रिटर्न तब भी बनाई जाती है। ओके, इसका ना आपको 2 बार पे नहीं करना होता, लेकिन कंप्लायंस सारी करनी होती है। तो इसलिए अलाउंस और डिसअलाउंस वहां पर भी होते हैं, चाहे जमा कराओ चेक चाहे ना कराओ। हां जी शिवम। तो हमने कहा इस तरह से हम अपने पास डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक आने के बाद क्या अभी कुछ और भी स्पेशल सिचुएशंस मेरे पास हैं? मेरे पास अभी कुछ स्पेशल सिचुएशंस बची हुई हैं। कौन कौन सी स्पेशल सिचुएशंस बची हुई हैं मेरे पास?
मैं इसके अंदर डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे पास मैट हो, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स हो, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर मैट जैसी कोई चीज आ जाती है, या कल हमने बताया था कोई टैक्स हॉलिडे अगर आ जाए, तो टैक्स हॉलिडे के अंदर हमको अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनकम हो रही है जिसके अंदर हमारे पास अकाउंट्स में इफेक्ट अलग है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है और टैक्स ट्रीटमेंट अलग है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसका सेक्शन था 43CA या CB नाम था, वो बंद हो चुका है, पर आपके अकाउंट्स में क्वेश्चन अभी भी आता है। इसका मतलब जो मैं ये वाली पार्ट पढ़ाऊंगा, ये पार्ट आज की डेट में रेलेवेंट नहीं होता है, बट स्टिल आई विल टीच बिकॉज मेरे पास सवाल उसके अवेलेबल है। नमन कह रहा है AS 22 में 10,000 से ज्यादा सिंगल पर्सन को अगर कैश पे कर दें तो डिसअलाउ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। सारे बच्चे बताओ, नमन ने कहा है अगर हम 10,000 से ज्यादा एक आदमी को पे कर देते हैं तो डिसअलाउ हो जाएगा, तो डिसअलाउ तो हो गया, कॉम्प्यूटेशन में आ गया। नमन बोलो हाँ। अब नमन डेफर्ड टैक्स के लिए मुझे बताओ क्या उसका फ्यूचर में इफेक्ट होगा, बस ये बताओ, क्या फ्यूचर में वो हमें दोबारा से अलाउ होगा। अगर जवाब दिया आपने हां तो मेरे काम का है, आपने कहा ना तो मैं बोलूंगा ये कौन सा डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है, और अगर ये परमानेंट डिफरेंस है तो कुछ ट्रीटमेंट करना नहीं। तो नाउ आई थिंक नमन यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी आइडेंटिफाई डेफर्ड टैक्स। ओके, ये मैंने उसको ना थोड़ा ऑपरेशनलाइज करने के लिए स्टैंडर्ड को इस तरह से लिखा है। तो मैंने कहा हमारे पास यहां कॉन्ट्रैक्ट इनकम हो सकती है, इसके अलावा एक होता है ऑल्टरनेट्स, इन्वेस्टमेंट फंड। ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की अकाउंटिंग में भी कुछ फर्क होता है, इसके अंदर भी हमारा अकाउंट्स का ट्रीटमेंट कुछ और होता है और टैक्स का ट्रीटमेंट कुछ और होता है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हैं, अगर हमने कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर रखे हैं तो उसके अंदर भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो मुझे बताइए कितने स्पेशल केसेस अभी बचे हुए हैं हमारे पास। ये स्पेशल केसेस हमारे पास बचे हैं, क्या इनको मैंने अभी तक कवर किया है? द आंसर इज नो, इनको मैं बाद में कवर करने वाला हूं। बिफोर वी गो फर्दर आई जस्ट वांट टू टेल यू देयर आर फ्यू टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, जैसे कि अकाउंटिंग इनकम, जैसे कि अकाउंटिंग इनकम, अगर वर्ड लिखा मिले हमारे टैक्स के कंटेक्स्ट में अकाउंटिंग इनकम, ध्यान रखना पूरी अकाउंटेंसी नहीं बोल रहा मैं, अगर आप अपने पास AS 22 लगा रहे हैं और वहां पर कहीं पर भी आपको वर्ड कौन सा लिखा आ जाता है, अकाउंटिंग इनकम, तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट मींस PBT। तो ये नाम किसने यूज किया हुआ है? AS 22 ने यूज किया हुआ है। हां दर्शित, डेप्रिसिएशन हमेशा टेम्पररी डिफरेंस होगा। ओके, मैं उसकी भी चर्चा कर दूंगा अभी। तो मैंने कहा ये मेरे पास अकाउंटिंग इनकम है, मुझे फटाफट से बताओ क्या ये सिनोनिम्स हो गए? तो मैं अगर कभी भी आपको PBT ना देके वर्ड लिख दूं अकाउंटिंग इनकम तो घबरा मत जाना, ये क्या है। तो ये नाम किसने दिया है? मैंने दिया है, फटाफट से बताओ, मैंने नाम दिया है? नहीं, किसने नाम दिया है? AS 22 ने नाम दिया है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। दूसरा, करंट टैक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टैक्स एज पर, बताना टैक्स एज पर अकाउंट्स के टैक्स एज पर टैक्स लॉज। टैक्स एज पर क्या, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है। ये टैक्स एज पर क्या है? टैक्स लॉज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स? अगर कोई आपसे पूछ ले कि डेफर्ड टैक्स का मीनिंग बताओ, तो ये टैक्स है, टैक्स ऑन परमानेंट डिफरेंसेस या टाइमिंग डिफरेंसेस। फटाफट से बताओ ये टैक्स किसके ऊपर है? ऑन टाइमिंग डिफरेंसेस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस, कि टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो टाइमिंग डिफरेंसेस दीज आर reversals या these are allowances or disallowances
विच आर एक्सपेक्टेड टू रिवर्स या नॉट रिवर्स, मैं भूल गया। ये वो अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस हैं जो फ्यूचर में क्या होगा, रिवर्स और नॉट रिवर्स। फटाफट से बताओ, विच आर एक्सपेक्टेड टू रिवर्स, जो फ्यूचर में क्या होंगी, रिवर्स हो जाएंगी। यानी फ्यूचर में आपको कोई टैक्स एडवांटेज मिलेगा या कोई टैक्स की चपत लगेगी। ओके सर, परमानेंट डिफरेंसेस क्या होते हैं? परमानेंट डिफरेंसेस, दीज आर अलाउंसेस or disallowances which are not expected to reverse, जिनका फ्यूचर में रिवर्सल नहीं होगा उनको हम क्या बोल देते हैं कि दीज आर बेसिकली परमानेंट डिफरेंसेस। अच्छा, टाइमिंग डिफरेंसेस के कौन कौन से, पहले परमानेंट के एग्जाम्पल दे दो कि परमानेंट के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि पर्सनल एक्सपेंस, जैसे कि CSR एक्सपेंस, जैसे कि कैश पेमेंट डिसअलाउड, आपके पास सेक्शन 269 SS है क्या? 269 SS वो भी होता है। हाँ, दीपांशु कह रहा है सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा, भी बताएंगे उस बारे में। तो मैंने कहा कैश पेमेंट डिसअलाउड, या हमारे पास और कोई आइटम हो सकती है जैसे डोनेशंस एक्सेट्रा। क्या ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है? नहीं, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं एग्जाम में इतने से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, पर मैं कह रहा हूं क्या एग्जाम में यही पूछने वाला आपको? सारे बोलो कि हाँ भाई तो बढ़िया हो गया, लॉटरी लग गई, यही पूछेगा और पूछेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ टाइमिंग डिफरेंसेस के कौन कौन सी आइटम्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं टाइमिंग डिफरेंसेस के लिए। तो देखो मेरे बच्चों, जैसे एक हो गई डेप्रिसिएशन, एक हो गई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन शुरुआत में हमेशा सरकार क्या देती है, फटाफट से बताओ। आपने आरिश खान सर का वीडियो देखा होगा, फटाफट से बताओ। सरकार शुरुआत में हमेशा क्या देती है, इनिशियली क्या देती है, ध्यान रखना इस बात को। इनिशियली हायर देती है और लेटर ऑन क्या करती है, लोअर देती है। ओके, ये डेप्रिसिएशन के बारे में है। ओके, और बताओ डिसअलाउंस अंडर, बताना कौन सा सेक्शन, 43B के डिसअलाउंस। अब मुझे इसके एग्जाम्पल दे दो। 43B में डिसअलाउंस किस किस चीज का है, जैसे बोनस टू एम्प्लॉइज, जैसे GST की पेमेंट्स, जैसे इंटरेस्ट टू नेशनलाइज्ड बैंक्स, और भी होता है नेशनलाइज के साथ, आपके पास नेशनलाइज और कुछ और अप्रूव्ड है। इसके अलावा बच्चे ने कहा प्रोविडेंट फंड। देखो हमारे लिए एग्जाम के लिए इतना ही रेलेवेंट है। मुझे ये बताओ सरकार पहले क्या करती है, फटाफट से बताओ, पहले क्या करती है, डिसअलाउ, देन क्या करती है, अलाउ। देन क्या करती है, अलाउ। सारे बच्चे मुझे बताना, डेप्रिसिएशन इनिशियली फालतू अलाउ होता है और बाद में क्या होता है, डिसअलाउ। व्हाट इट विल हैपन, अगर शुरुआत में अलाउ होगा, फ्यूचर में डिसअलाउंस है, तो इससे क्या बनेगा, फ्यूचर की डिसअलाउंस। फटाफट से बताओ क्या बनेगी, लायबिलिटी। अच्छा, इसमें डिसअलाउंस के बाद फ्यूचर में बनेगा अलाउंस, तो फ्यूचर का अलाउंस क्या बनेगा, DTA। ओके, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, इसको ऐसे हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो इसके अंदर क्या होता है, सरकार शुरुआत में क्या करती है, डिसअलाउ, और लेटर क्या करती है,
मुझे फटाफट से बताओ, जब ये खर्चा हो जाता है तो क्या करती है सरकार? अलाउ कर देती है। साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंस है तो सरकार शुरुआत में क्या करती है? डिसअलाउ के सरकार शुरुआत में अलाउ कर देती है। साइंटिफिक रिसर्च पे शुरुआत में सरकार ज्यादा अलाउ कर देती है, और लेटर क्या करती है? बताओ, लेटर क्या करती है? डिसअलाउ करती है। तो मुझे फटाफट से बताओ, इससे क्या बनेगी? इससे क्या बनेगी? इससे डीटीएल बनेगी। ओके, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। मुझे यह बताओ, हम तो ये 100% मानते हैं, पर सरकार आपको 100% देती नहीं, तो पहले सरकार क्या कर देती है? डिसअलाउ। हम कहते हैं साहब सारा खर्चा हो गया, वो कहते हैं नहीं, खर्चा 1/5 हुआ, तो पहले वो क्या कर देती है? 4/5 डिसअलाउ कर देती है। फिर लेटर ऑन क्या करती है? वो अलाउ। क्या मेरे पास यही 5 आइटम आने वाली हैं? द आंसर इज यस। क्या इन 5 के अलावा ये भी डेफर्ड टैक्स बनवा सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या ये भी डेफर्ड टैक्स बनवा सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर मैं गिनती कर लूं तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, कितने आइटम हो गई? 10 आइटम हो गई। क्या इन्हीं 10 में से सवाल पूछा जाना है? द आंसर इज यस। ये मैंने कराए नहीं है आपको, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो हम इसी के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाँ अनु, वैसे क्या ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है? द आंसर इज नो, बट फॉर योर एग्जामिनेशन दिस इज कंप्लीट। ओके, नंबर 2, ये एग्जाम्पल्स वाइज हो गया। क्या कॉन्सेप्चुअली आप कहीं पर भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। जैसे अभी आपने कैश पेमेंट के ऊपर नमन ने अप्लाई कर दिया, तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये तो सारी चर्चा किसकी की है? जिस साल अपने पास हम डीटीए बनाते या डीटीएल बनाते हैं, यानी हम अपने पास करंट ईयर में सब ये काम करते हैं। करंट ईयर के अंदर हम अपने पास डीटीए डीटीएल बनाते हैं। अगले साल क्या होता है? अगले साल क्या होता है? डीटीए डीटीएल तो बन गए, अब अगले साल ये पड़े थोड़े ना रहेंगे, तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर these all get cancelled। हम उनको सबको कैंसिल कर देते हैं। और मुझे बताओ, एंड अगेन क्रिएट न्यू डीटीए एंड डीटीएल। हम जब ये नया डीटीए डीटीएल बनाते हैं तो जानते हो क्या होता है? ध्यान से सुनना। मान लो मैंने 5 आइटम पे डीटीए डीटीएल बनाए। कितने पे बनाए? 5 आइटम पर। अगले साल जब आएंगे तो सारे बच्चे बताओ, क्या 5 के 5 रिवर्स हो गए होंगे कि हो सकता अभी भी बचे हुए हो? फटाफट से बताओ भाई। हो सकता है हमारे पास अभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अभी थोड़ा सा ही अलाउ हुआ हो, बाकी बचा हुआ हो। साइंटिफिक रिसर्च थोड़ा सा डिसअलाउ हुआ हो, बाकी बचा हुआ हो। या हो सकता पूरा 43B वाला शायद पूरा का पूरा ही हो गया हो। क्या ऐसा हो सकते हैं? तो हम पता क्या करते हैं? हम अगले साल पुनर्विचार करते हैं। अरे हा, इसका मतलब उन 5 चीजों को पहले उठा के फेंक देंगे, फिर दोबारा उन 5 चीजों को उठा लेंगे कि भाई वो जो पिछले साल का बोनस था वो अभी भी है फ्यूचर में कि नहीं है। तो हो सकता उनका फ्यूचर अब खत्म हो गया हो। नहीं समझ में आई बात? देखो, मुझे ये बताओ, तुमने यहां पर देखा कि तुम्हारे को फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में कुछ अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा? तो तुम्हारी आंख देख रही है कि नहीं देख रही है? फटाफट से बताओ, तुम्हारी आंख देख रही है ना? अब जब यहां आओगी, 1 साल और बीता, तो हम पता क्या करेंगे? ये डीटीए डीटीएल को कैंसिल कर देंगे। ये डीटीए डीटीएल को कैंसिल कर देंगे।
और इनमें से क्या हो सकता है कुछ को ऑलरेडी रिवर्सल इसी साल मिल गया हो। भाई कुछ का यहां फ्यूचर था, हो सकता है यहां आगे उनका फ्यूचर खत्म हो गया हो। किसी का अमाउंट हो सकता है थोड़ा सा अलाउ हो गया हो, थोड़ा सा और अभी रह गया हो। बोलो ना हाँ, हो सकता है कुछ अलाउ हो भी गया हो, कुछ अभी भी रह गया हो। हम इनके ऊपर रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे डीटीए डीटीएल को? द आंसर इज बेस्ड। ये रिवीजन जो रिवाइज करेंगे, क्या इसमें प्रूडेंस को भी रिवाइज करेंगे? हो सकता है पिछली बार प्रूडेंस था, अब की बार ना हो। बोलो ना हाँ, यह भी हो सकता है कि पिछली बार प्रूडेंस नहीं था तो नहीं बन पाया था और अब बन जाए वो। क्या उसको प्रूडेंस में भी चेक करेंगे, उसकी एग्जिस्टेंस भी चेक करेंगे कि वो पिछले साल थे फ्यूचर के लिए, क्या अभी भी फ्यूचर के लिए है कि नहीं। क्या इनका टैक्स रेट भी चेंज करेंगे? भाई यहां हो सकता है टैक्स का रेट अलग हो, यहां टैक्स का रेट अलग हो। ओ माय गॉड, हम इस तरह से अपने पास फ्यूचर में काम करेंगे। तो मुझे बताओ, जो डीटीए डीटीएल होते हैं वो पिछले कैंसिल हो जाएंगे और अगले साल जो पिछले वाले थे उन सबको रिवाइज कर दिया जाएगा। और क्या अगले साल नए भी बनेंगे? फटाफट से बताओ, क्या अगले साल नए भी बनेंगे? द आंसर इज यस। अगले साल नए तो वैसे बनेंगे ही बनेंगे, हर साल बनती है कंपटीशन, वो हर साल अपने आप बनते चले जाएंगे। तो क्या हमारे पास फ्यूचर में इस प्रकार के काम किया जाता है? द आंसर इज यस। बड़ी मजे की बात है, इस बारे में हमारा इंस्टीट्यूट कोई भी चीज आपसे नहीं पूछता है। वो आपसे ये कहता ही नहीं कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, लेकिन ये हमने आपको सिर्फ बता दिया कि आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ दर्शित, अभी लॉसेस के बारे में मैंने बात नहीं करी आपके साथ। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें अपने पास AS22 के डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने हैं, हमें AS22 में डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है DTA DTL को हमेशा नॉन करंट माने। ओ सारे बच्चे बताओ, बहुत दिन पहले की बात है, शेड्यूल 3 पढ़ाया था, वहां पे आपके पास एक आइटम आई थी डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नॉन करंट में डाला था। आपने उसमें पूछा था इसका मीनिंग बताओ, मैंने कहा AS22 में बताएंगे। फिर आपने पूछा था सर ये हमेशा नॉन करंट में क्यों आता है ये करंट में क्यों नहीं आ सकता? तो हमने कहा था ये AS22 में लिखा हुआ है इसलिए नॉन करंट में आता है। तो AS22 में कहां लिखा हुआ है? AS22 के अंदर डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है। ओके हाँ, मितांशी अभी बता देंगे प्रूडेंस के बारे में भी। क्या डीटीए डीटीएल का ब्रेकअप देना पड़ेगा? ब्रेकअप का मतलब क्या है? डीटीए डीटीएल किन चीजों से उत्पन्न हुआ? जैसे मेरे पास कितनी आइटम है? 5, ठीक है ना, अभी तक मैंने 5 बताई, और भी हैं। तो क्या मुझे इनका ब्रेकअप देना पड़ेगा कि डीटीए डीटीएल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, कि डिस अलाउंस अंडर 43B से बन रहा है, या फलानी साइंटिफिक रिसर्च से बन रहा है, या प्रोविजन से बन रहा है। ये 2 मुझे अपने पास क्या करने पड़ेंगे? डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। ओके एक बच्चे ने कहा सर प्रूडेंस को फिर से बता देना, मैंने कहा मैं प्रूडेंस को लेटर ऑन फिर बता दूंगा। जितनी भी चीजें आपने लिखी हैं नीले पेन से 1 2 3 4 5, ये मेरी अभी चर्चा का विषय बचा हुआ है। ये वाली नीली चर्चा छोटी थी, मैंने हाथ के हाथ खत्म कर डाली है। रेड पेन पर बच्चे की क्वेरी आई है और मैंने रेड से लिखा भी इसलिए है कि मैं इसके बारे में बाद में एक और डिस्कशन कर दूंगा, हालांकि वो डिस्कशन थ्योरेटिकल होगा। ओके, डीटीए डीटीएल तो नेक्स्ट ईयर यूज हो जाता है। मितांशी ने कहा है कि सर डीटीए डीटीएल तो अगले साल यूज हो जाता है, फिर इसे नॉन करंट क्यों माना? मितांशी, हमारे स्टैंडर्ड ने कुछ बातें क्लियर कर रखी हैं, मतलब वी आर सपोज टू फॉलो देम। इंटरनेशनली ये करंट और नॉन करंट दोनों होता है, बट हमारे लिए इंस्टीट्यूट ने अपने AS22 में इसे सिंपल कर रखा है कि आप इसे हमेशा नॉन करंट में दिखा दो। उसके पीछे कारण क्या है? ड्यू टू अनसर्टिनिटी। भाई डेप्रिसिएशन का एडवांटेज कब मिलेगा पता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। नंबर 2, क्या फ्यूचर में एडवांटेज मिलने, इसकी डिस्काउंटिंग की जाएगी? फटाफट से बताओ भाई, फ्यूचर में एडवांटेज मिलनी है, क्या इसकी डिस्काउंटिंग की जाएगी? द आंसर इज नो। हम इसकी कोई डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं।
इसका मतलब आपको कोई अगर ये कह दे कि भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो हमारे स्टैंडर्ड ने मना कर रखा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं निकालेंगे। ओके। दक्ष कह रहे हैं कि इसे नॉन करंट में दिखाएंगे। दक्ष बेटा ये बैलेंस शीट में आएगा ना, तो बैलेंस शीट में नॉन करंट में आएगा। बैलेंस शीट में तो बोल दिया ना, तो लेकिन वो यहां पर आएगा। हां दर्शित, जिन संस्थाओं पर ये AS22 अप्लाई नहीं होता, लेवल 4 में अप्लाई नहीं होता, उनको आप एक्सक्यूज कर देंगे, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। बट आपके एग्जाम में तो सब पर अप्लाई होगा ना जो पूछा गया है। तो मैं अपने पास अब पहले क्या करूंगा, पहले मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, इसकी पक्का करूंगा, प्रूडेंस पे डिस्कशन करूंगा, इन 5 को करूंगा और स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा।